देखिए बेटा एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अमलगामेशन। चैप्टर का नाम है खाली आपकी बुक में। बेटे तीन होते हैं बेटा, अमलगामेशन, अब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है बेटा, तो पहले इन तीनों में फ़र्क देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है, उसके बाद बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अमलगामेशन की। अमलगामेशन कैसे होता है बेटा, जैसे आपकी दो कंपनी है हीरो और होंडा। अब आपको पता है दोनों कंपनियां बाइक बनाती हैं। अब ये लगता है कि यार आपस में हम लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे की ऐसी तैसी कर रहे हैं, लोकल लैंग्वेज में बोला जाए। क्यों ना हम दोनों मिल जाए और मिलकर दोनों अच्छे से कमाते हैं, कस्टमरों की ऐसी तैसी करते हैं। यानी कि दोनों मिलकर एक कंपनी बनना चाहते हैं, जिसे बोलते हैं, हम नाम रख लेंगे हीरो होंडा। जैसे बीच में ये हुई भी थी मर्ज, पता होगा आपको, तो दोबारा से अलग हो गई। तो हीरो और होंडा दोनों मिलकर एक कंपनी बन गई, जिसे बोलेंगे हीरो होंडा। तो इसका मतलब क्या है कि इस कंपनी को इसने खरीद लिया और इस कंपनी को भी इसने खरीद लिया, और दोनों मिलकर एक नई कंपनी बन गई हीरो होंडा। यानी दोनों डिसॉल्व हो गई। और एक नई कंपनी बन गई हीरो होंडा। इस तरह के जो केस होता है उसे बोलता है मलबारी। दूसरा बेटा अब्जॉर्ब। अब्जॉर्ब का मतलब एक ने दूसरे को पूरा टेक ओवर कर लिया। मान लीजिए कि एक्स लिमिटेड है और एक वाई लिमिटेड है, दोनों सेम ही बिजनेस करते हैं। पर जो वाई लिमिटेड है उसका बिजनेस बहुत वाइड है और एक्स लिमिटेड बहुत छोटा बिजनेस है। जैसे आपने मूवी देखी होगी, मूवी का नाम है दूल्हे राजा, गोविंदा की पुरानी मूवी है। उसके अंदर क्या होता है, जो कादर खान होता है उसका एक बहुत बड़ा होटल होता है, अगर आपने देखी हो याद हो, और गोविंदा का बहुत छोटा सा ढाबा होता है। तो गोविंदा का जो ढाबा है उसे मान लो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड एक होटल है। तो कादर खान बोलता है, वैसे उस मूवी में मानता नहीं है गोविंदा, बट हमारे एग्जाम्पल में अगर मैं सेट करूँ उस मूवी का, तो कादर खान गोविंदा से बोलेगा कि भाई आप मेरा कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा होटल है और आप एक छोटे से ढाबे में काम कर रहे हो। तो आप क्या करिए, आप मेरे साथ मर्ज हो जाइए, आप अपना पूरा बिजनेस मेरे को दे दीजिए और मेरे होटल में एज ए शेयर होल्डर काम कर लीजिए, एज ए ओनर बन जाइए जितने का भी आपका है। तो अगर ये एक्स लिमिटेड रेडी हो जाता है और ये कहता है भैया मैं भाई को देने को तैयार हूँ अपना पूरा शेयर, और अब वाई लिमिटेड में ही काम करूंगा, यानी एक्स जो लिमिटेड है डिसॉल्व हो गई और ये पूरी कंपनी वाई ने खरीद ली और वाई इसके बदले से कुछ देगा। तो इस तरह के केस को बोलते हैं अब्जॉर्ब, यानी वाई लिमिटेड ने एक्स को अब्जॉर्ब कर लिया पूरा। ऐसे तीसरे में क्या है, वोडाफोन आइडिया किसमें आएगा? वोडाफोन आइडिया तो अलग तरह का सिस्टम बन जाएगा बेटा, इसके अंदर आप ले सकते हो वोडाफोन आइडिया को भी। एक्चुअली जो हच है, पहले हच था, वोडाफोन आइडिया अलग सिस्टम है। जो हच है, हच को वोडाफोन बनाया था, तो हच इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि हच एक बहुत छोटी कंपनी थी वोडाफोन के मुकाबले, और वोडाफोन ने पूरा का पूरा अब्जॉर्व कर लिया था। जिसके पास हच कंपनी के शेयर थे उस कंपनी को उसने अब्जॉर्व किया था, हच को नहीं किया था। ऐसे था उसका केस। अगर वोडाफोन वाला केस बताऊं तो हच कंपनी है, ये ऑलरेडी किसी पे है, मान लो ए लिमिटेड पे है, और फिर ये वोडाफोन है, तो ये ऑलरेडी पूरी कंपनी इसके पास है, सारे शेयर इसके पास है, और वोडाफोन ने एक कंपनी खरीदी है, हच ने खरीदी, तो हच ऑटोमेटिक वोडाफोन पे चली गई। इस तरीके से हच वोडाफोन बनी थी। और जो अभी वोडाफोन और आइडिया बना है वो तो मर्ज हुए आपस में, वो तो इस तरह की कंपनी बनी है। ठीक है, अमलगामेशन टाइप क्लियर। और ये अब्जॉर्ब था जो मैंने ये बताया था, हच वाला ये अब्जॉर्ब है। इसके बाद अगला है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या है, कोई कंपनी है, मान लो ए लिमिटेड है,
अब ये चल रही है सही, बट ये सोचते हैं कि यार जो हम कर रहे हैं वो सही नहीं है, और ये अपने आप को कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं दोबारा से, रिकंस्ट्रक्ट पूरा का पूरा। देखिए दो तरह से रिकंस्ट्रक्ट होता है, एक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन होता है, एक एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन होता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है वो एक अलग चैप्टर है, वो भी हम पढ़ेंगे बेटा। अभी हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की। तो ये क्या है, ये कहता है कि भाई पूरा का पूरा हम नया स्टार्ट करेंगे दोबारा से, और इस ए लिमिटेड को दोबारा स्टेब्लिश करते हैं और ए लिमिटेड ही बनाएंगे दोबारा से, लेकिन पूरी चेंज कर देंगे, सारे क्लोज चेंज कर देंगे, क्या पता नाम भी चेंज कर दें। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो अगर बहुत बार ऐसा होता है कि 2 मंजिल का घर बना हुआ है आपका, 2 फ्लोर का, और उसमें आप तीसरा फ्लोर बनाते हो, चौथा फ्लोर बना लेते हो, 4 फ्लोर तो बन सकते हैं। बट अगर आपको लगता है भाई मुझे उसमें 10 फ्लोर बनाने या 12 फ्लोर बनाने, तो फिर वो उस पर नहीं बना सकते, क्योंकि जो पहले उसकी नींव रखी होगी वो 3 मंजिल या 4 मंजिल के अकॉर्डिंग रखी गई होगी। अगर आपको 10 मंजिल का घर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वो 2 मंजिल तोड़नी पड़ेगी, और 2 मंजिल तोड़ने के बाद फिर दोबारा से नींव सही से रखनी पड़ेगी 10 मंजिल के अकॉर्डिंग, और फिर आप उसके बाद स्टार्ट करोगे पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इस तरीके से। तो वो वाली जो चीज है वो ये है, यानी पुराना जो है पहले पूरा खत्म कर रहे हैं और फिर इसको नए में चेंज कर रहे हैं। बट उस वाले केस में भी ये वाली कंपनी तो डिसॉल्व भी हो रही है, पुरानी वाली जो थी वो तो खत्म ही हो रही है ना, वो तो टूट ही रही है 2 मंजिल की जो बिल्डिंग है। तो ये सारे एक तरीके से होते हैं, इसमें सब कुछ डिसॉल्व होता है पहले जो ऊपर है, और इन सब की जो एंट्रीज होती है वो सबकी सिमिलर है, सबकी सिमिलर है, सबकी सेम एंट्री होगी, सारे के सेम है। तो ये चीज है, यानी जो डिसॉल्व होती है कंपनियां, इनकी बुक में एंट्रीज करनी है, और जो कंपनियां मर्ज हो रही है या फिर जो परचेज कर रहा है, नई कंपनी बन रही है, उनकी बुक में भी एंट्री करनी है, वो हमें करना है, इसकी बात करनी है इस चैप्टर के अंदर। क्लियर हुई बात? देखिए बेटा, जो भी कंपनी डिसॉल्व हो रही है, अब वो फ्री में जो डिसॉल्व होगी नहीं, सीधी सी बात है, उसको पैसा चाहिए। अब जो पैसा चाहिए उसकी कैलकुलेशन जो हम सीखेंगे उसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन, जो कंपनी खरीद रही है, जो नई कंपनी बन रही है, उसके लिए वो परचेज कंसिडरेशन है, यानी किस कीमत पे उसने खरीदा, क्या अमाउंट देनी है, वो हो गया परचेज कंसिडरेशन। वैसे जो कंपनी बेच रहे हैं, जिस कंपनी डिसॉल्व हो रही है, उसके लिए वो सेल कंसिडरेशन भी हो सकता है। ठीक है बेटा, क्यों? वो सेल कंसिडरेशन भी हो सकता है उसके लिए जो कंपनी बेच रहे हैं। इसके 2 मेथड है निकालने के परचेज कंसिडरेशन। पहला है नेट पेमेंट मेथड, और दूसरा है नेट असेट मेथड। ठीक है बेटा, देखिए एक फर्म खरीदी आपने या एक बिजनेस खरीदा, और आपने आइडिया से उसका रेट लगा दिया कि भाई इतने रुपए का मैं खरीद रहा हूँ, चाहे वो बिजनेस कितने का भी हो। आपने सौदा कर दिया भाई मेरे को 60 लाख रुपए में चाहिए, और आपने 60 लाख रुपए में खरीद लिया, और नेट पेमेंट मेथड हो गया। आपने नेट पेमेंट बता दी भाई मुझे बिजनेस 60 लाख का चाहिए, इट्स कॉल्ड नेट पेमेंट मेथड। उसके बाद आपने कैलकुलेशन करी, तो ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस क्या पता वो 55 लाख का बैठे, और क्या पता 65 लाख का भी बन जाए, तो बाद में वो प्रॉफिट लॉस निकलेगा, लेकिन आपने पहले से पेमेंट सेलेक्ट कर ली और पेमेंट पता चली आपको 60 लाख। दूसरे में क्या है, आपने जांच पड़ताल की पूरी, कितने की असेट्स है, उसके बाद कितनी लाइबिलिटीज है, नेट असेट निकाली, इतने का बिजनेस बन रहा है भाई आपका, तो इतनी पेमेंट करूंगा, उसे बोलते हैं नेट असेट। ठीक है, अब जो नेट पेमेंट मेथड होता है या नेट असेट मेथड हो, आप पेमेंट करोगे, लेकिन पेमेंट किसको करनी है ध्यान रखिए। देखिए जो कंपनी डिसॉल्व हो रही है, यानी जो कंपनी
सेल हो रही है, कंपनी सेल करने का जो राइट है वो किसको है? क्या क्रेडिटर्स कंपनी को सेल कर सकते हैं? भाई हमने जिससे उधार माल खरीदा उसको हमने पैसे नहीं दिए अभी, तो उसको राइट है क्या मेरी कंपनी को बेच देगा अगर मैंने उसके पैसे नहीं दिए तो? या मैंने डिबेंचर होल्डर हो गए, उनसे लोन लिया, अगर उनसे लोन ले रखा है मैंने, तो क्या उनको राइट है मेरी कंपनी को भेज देंगे अपने लोन लेने के लिए? या फिर एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दी, या ओनर को रेंट नहीं दिया, तो वो आउटस्टैंडिंग है, आउटसाइडर एक्सपेंसेस है, आउटसाइडर लाइबिलिटी है, उनको राइट नहीं है कंपनी को बेचने का। कंपनी को बेचने का जो राइट है वो सिर्फ शेयर होल्डर को है, जो ओनर है, जो मालिक है, उन्हीं को राइट है, वो ही सिर्फ बेच सकते हैं कंपनी को। और जो कंपनी को बेच सकते हैं शेयर होल्डर, उनकी ही जो पेमेंट होगी उसी को परचेज कंसिडरेशन बोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि पेमेंट सिर्फ उन्हीं की होगी, पेमेंट उनके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जो डिवेंचर होल्डर है पुरानी कंपनी के, यानी जो कंपनी सेल हो रही है उस कंपनी का जो डिवेंचर होल्डर है, तो नई कंपनी ने बोला भाई तुम घबराओ मत, अब मैंने खरीद ली कंपनी, मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा डिवेंचर। लाइबिलिटी है, एम्प्लॉयज को बोला तुम घबराओ मत भाई, कंपनी बिकी है लेकिन जो तुम्हारी लाइबिलिटी मैंने खरीद ली, अब मैं तुम्हारे जो सैलरी ड्यू है वो दूंगा। एडिटर को बोला भाई तुमने माल बेचा इस कंपनी में, ये कंपनी अब मेरी हो गई है, मैं तुम्हें पेमेंट करूंगा। तो जो कंपनी खरीद रही है, जो कंपनी परचेज कर रही है सामने वाली कंपनी को, अगर ए लिमिटेड ने ए लिमिटेड बिकी और बी ने परचेज करी है को, तो बी लिमिटेड पेमेंट करेगी। और किस किस को पेमेंट करेगी? बी लिमिटेड ने बोला भाई क्रेडिटर्स को मैं दूंगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कैश दे दूं, चाहे बैंक दे दूं, चाहे मैं तुम्हें शेयर दे दूं, कुछ भी दूंगा, लेकिन डिवेंचर होल्डर को बोला भाई मैं तुम्हें नए डिवेंचर दे दूंगा, टेंशन मत लो, या मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वालों को बोला भाई टेंशन मत लो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, सबको पैसे देगा है। फिर तुम टेंशन मत लो, ये कंपनी बिक गई, तुम घबराओ मत, तुम्हारी सारी पेमेंट की जाएगी, मैं करूंगा क्योंकि मैंने खरीद लिया। यानी बी लिमिटेड बोल रहा है भाई मैं करूंगा तुम्हारी पेमेंट, एक कंपनी वाले जितने भी ऐसे किया है सारी। इसके अलावा हमारे पास दो जने और हैं, इक्विटी शेयर होल्डर है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। इनको भी पेमेंट करेंगे, बोलेंगे भाई तुमने बेचे तुम्हें भी देंगे पैसे, कितने में बेचे है। लेकिन जो इनको पेमेंट कर रहे हैं, ये पेमेंट मेरा परचेज कंसिडरेशन नहीं है, इसमें नहीं खरीदा मैंने, मैंने जो इनको ओनर को पेमेंट करी है, इसको जो पेमेंट करी है वो परचेज कंसिडरेशन है। यानी जो मैं शेयर होल्डर को पेमेंट कर रहा हूँ उसको हम सिर्फ परचेज कंसिडरेशन का बोलेंगे, बाकी ये परचेज कंसिडरेशन नहीं होगी, लेकिन पेमेंट इनको भी करेगी जो कंपनी परचेज कर रही है सामने वाली कंपनी। अब इनको क्या देते हैं वो चीज देखिए, या तो इनको बेटा शेयर देंगे, या डिवेंचर देंगे, या फिर पैसा देंगे, ये तीन चीजें देंगे, और इन तीनों का जो टोटल होगा वही मेरा परचेज कंसिडरेशन होगा। ठीक है, नेट पेमेंट मेथड में इन तीनों को क्या क्या देंगे, शेयर दे सकते हैं, डिवेंचर दे सकते हैं और कैश में। जरूरी नहीं है कि तीनों ही दें, क्या पता सारे की सारे पेमेंट कर दें कैश में, हमने खरीद ली, पैसा पकड़ो जाओ आपकी छुट्टी। या बोल दिया भाई तुझे शेयर्स का मतलब तुझे मालिक बना रहे, थोड़े बहुत पैसे ले ले और थोड़े बहुत तो मालिक बन जा। या फिर तीनों चीज भी दे सकते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लिखा देंगे। ठीक है बेटा, देखिए बेटा नेट एसेट मेथड क्या होता है। नेट एसेट मेथड में क्या करोगे, पहले टोटल असेट की वैल्यू निकाल लोगे, और जो आज की मार्केट वैल्यू है वो वैल्यू लोगे, बुक वैल्यू मत लेना। भाई सीधी सी बात है, अगर बुक के अंदर कोई असेट 5 लाख रुपए की है, तो ऐसा थोड़ी है उसकी वैल्यू आज भी 5 लाख की होगी, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसी वैल्यू में तो आप खरीदोगे। अगर आपको एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है, आज के टाइम की मार्केट वैल्यू क्या है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, फिर तो आप बुक वैल्यू लोगे। बट अगर आपको गिवन है कि मार्केट में ये वैल्यू है, सबसे जमीन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है उसमें लैंड होती है। मान लीजिए जो कंपनी सेल हो रही है उसके पास लैंड पड़ी है 20 साल पुरानी, 2000 में उसने परचेज की थी, अभी 2021 चल रहा है, उस समय उसने ली थी 10 लाख रुपए की। आपको लगता है कि 2000 में जो उसने जमीन परचेज की होगी, जो लैंड परचेज की होगी, वो आज के टाइम में भी 10 लाख की होगी? आज के टाइम में 10 लाख की नहीं बिल्कुल होगी नहीं बेटा। भैया।
आज के टाइम पे तो 1 करोड़ की भी हो सकती है, क्या पता 2 करोड़ की भी हो, और क्या पता 10 करोड़ की भी हो। तो वो आपको लगता है कि भाई 10 करोड़ वाली जमीन 10 लाख में दे देगा आपको? वो तो नहीं देगा ना, वो तो 10 करोड़ में देगा। तो इसलिए मार्केट वैल्यू लेनी है। और लैंड एक ऐसी चीज है, बुक में अगर 10 लाख लिखी हुई है, अगर हमने रिवैल्यूड नहीं करी बीच में कहीं भी 20 साल के अंदर, तो फिर वो बुक में 10 लाख की होगी। क्यों? क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन तो लगता नहीं है, और हमने रिवैल्यूड करी नहीं कभी, तो बुक में 10 लाख ही दिखा रखी है। बट एक्चुअली उसकी जो मार्केट वैल्यू आज के टाइम पे वो 10 करोड़ है। इस वजह से मार्केट वैल्यू लेंगे सारे एसेट्स की। मैंने आपको एग्जांपल लैंड का दिया है, बट सारे एसेट्स की। और लैंड एक ऐसी एसेट होती है जिसकी वैल्यू बढ़ती है बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। बाकी नॉर्मली केसेस में, रियल लाइफ में जितनी भी एसेट्स होती है उसकी वैल्यू कमी होती है बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग। इसमें से माइनस कर देंगे आउटसाइडर लायबिलिटीज। ठीक है बेटा, आउटसाइडर लायबिलिटीज जो भी वैल्यू आएगी, और जो इसका डिफरेंस आएगा उसे हम बोल सकते हैं परचेज कर सकते हैं। क्लियर? आउटसाइडर जो लायबिलिटी आप लोगे, वो भी आप जितनी पेमेंट उन्हें करनी है, जो आपकी आज के टाइम पे पेमेंट करनी है वो पेमेंट दोगे। ठीक है, अब ये परचेज कंसिडरेशन निकल गया। और अगर ये वाला परचेज कंसिडरेशन है और आपको बोला है क्वेश्चन में कि भैया ये परचेज कंसिडरेशन यहाँ पर ऐसे दे दिए, और बोल दिया कि हमें नहीं पता भैया पेमेंट कितनी करनी है, क्वेश्चन में बोला कि शेयर तो 10 लाख के दे रहे हैं और बचे हुए के पैसे दे रहे हैं। मान लो परचेज कंसिडरेशन आपका 14 लाख आया, तो 14 लाख आपकी वैल्यू आ गई, इसका मतलब 4 लाख रुपए आप नकद दे रहे हो। ये सिर्फ इसी मेथड में होगा, इस वाले मेथड में नहीं होगा। और ध्यान रखना, पहले हम प्रेफर करेंगे हमेशा, क्वेश्चन अगर आपको कुछ भी नहीं बोलता तो हमेशा हम जो प्रेफर करेंगे वो करेंगे नेट पेमेंट मेथड। पहले नेट पेमेंट मेथड को ही यूज किया जाता है। और अगर नेट पेमेंट मेथड के बारे में क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो फिर हम नेट एसेट मेथड यूज करते हैं। बाकी मोस्टली केस में नेट पेमेंट मेथड पहले यूज होता है। ठीक है बेटा, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 या 2 देखते हैं कौन सा करेंगे। यह है आपका ये बेटा क्वेश्चन नंबर 1। इसको देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वाई लिमिटेड है जो अब्जॉर्व हो रही है बाय एक्स लिमिटेड। वाई लिमिटेड को एक्स लिमिटेड ने परचेज कर लिया। कैलकुलेट करना है मुझे परचेज कंसिडरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है बेटा, द पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन एज ए पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन नॉट एक्सीडिंग ₹25,000, एक्चुअल कॉस्ट 20,000। देखिए जो एब्जॉर्व कर रही है डिसोल्यूशन एक्सपेंस है आपका, तो ये 20,000 रुपये है, 25,000 रुपये हुआ है। 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 20,000 रुपये हुआ है, तो इसका कोई रोल नहीं है हमारा परचेज कंसिडरेशन में, इसका यूज नहीं है। तो ए वाली लाइन जो है वो हमारे लिए यूजलेस है फिलहाल। आगे जब हम एंट्रीज करेंगे तब यूजफुल होगी, बट अभी ये कुछ किसी काम की नहीं है। इसके बाद बोल रहा है दूसरा था पेमेंट ऑफ द 11% डिवेंचर 3 लाख एट ए प्रीमियम 10%, यानी जो ऑलरेडी डिवेंचर होल्डर है आपके 3 लाख रुपए के, उनको प्रीमियम पे 10% पे इशू कर रहे हैं नए डिवेंचर 96 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, या 96% पे। ठीक है बेटा, तो डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करनी है, इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये भी आपकी आउटसाइडर एक्सपेंस है। डिवेंचर होल्डर मैंने आपको अभी समझाया था, तो इनकी भी जो पेमेंट करनी है वो आउटसाइडर में आएगी, परचेज कंसिडरेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। सी पॉइंट, अलॉटमेंट ऑफ 6 इक्विटी शेयर ऑफ ₹50 ईच फुल्ली पेड अप फॉर एवरी 4 शेयर इन एस लिमिटेड। ठीक है, ये एस लिमिटेड नहीं होगा बेटा, ये सही कर लेना, एक्स लिमिटेड होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इज 80,000 ऑफ 50 ईच फुल्ली पेड। यानी कि जो एक्स लिमिटेड है उसके टोटल जो शेयर्स हैं उसके बदले हम क्या दे रहे हैं, 80,000 शेयर्स हैं, और 4 के बदले हम 6 दे रहे हैं। देखिए बेटा कैसे निकलेगा परचेज कंसिडरेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, परचेज कंसिडरेशन निकालना। 80,000 शेयर्स है टोटल, और आप क्या कर रहे हो, 6 दे रहे हो हर 4 के बदले, तो टोटल शेयर दोगे 1,20,000। यानी जिसके पास 4 शेयर थे एक्स लिमिटेड के, उसको वाई लिमिटेड के 6 शेयर मिलेंगे।
यानी अगर 4 वाले को 6 मिलेंगे तो 4,000 वाले को 6,000, 40,000 वाले को 60,000 और 80,000 वाले को 1,20,000। यहाँ से निकल गया। पेमेंट कितनी करनी है? 1,20,000 शेयर है इंटू ₹50 ईच, 50 रुपए का एक है। तो टोटल हमें देने पड़ेंगे 60 लाख रुपए, और ये 60 लाख रुपए आपका परचेज कंसिडरेशन। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया?